वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के आपका जो पेपर होने वाला है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, दिनांक 1 तारीख जून 2024 को, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। और इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपके PYQs। तो अगर अभी तक आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके आपने वो पार्ट 1 जरूर देख लेना है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, तो पार्ट नंबर सेकंड के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनका एनालिसिस देखेंगे, कैसे आया, क्यों आया, वो सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब जो छोटी मोटी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज है उसको आप यहाँ पर पूरा कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम सवाल नंबर 139। इसके पहले हमने 140 तक लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया था। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है यहाँ पे आपसे मैक्लीलैंड। ये कौन मैक्लीलैंड है? यहाँ पे बात हो रही है आपकी डेविड मैक्लीलैंड की। मेजर्ड नीड फॉर अचीवमेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, रॉशास इंगब्लॉट टेस्ट, EPPS, टेट या फिर MMPI। तो इसको आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश वाले जो है इसको। तब तक यहाँ पे जरा हिंदी में इसको एक बार देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैक्लीलैंड ने उपलब्धि, उपलब्धि लिख दिया है, देखिए उपलब्धि, लगा था हिंदी अच्छी लिख रहे होंगे बट ठीक है। उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट, को निम्न में से किस परीक्षण द्वारा मापा। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? ऑप्शंस आपके पास हैं रोशा स्याही के धब्बे वाला परीक्षण, EPPS, TAT या फिर MMPI। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर जो करेक्ट है वो क्या है? वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे टेट की बात करता है। ठीक है, टेट क्या है आपका? ये आपका है थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट, जो बनाया था किसके द्वारा? बनाया गया था आपके एच मोरे के द्वारा। ठीक है, एच मोरे जो है नीड्स वगैरह की बात करते हैं, जरूरत की बात करते हैं, उसी में से मैक्लेलैंड ने मेजर किया होगा। बाकी अगर आप रोशाश को देखें 1921 को, तो ये बात करता है किसके बारे में? रिप्रेस चीजें अनकॉन्शियसली जो आपके चल रही हैं उसकी बात करता है। ये आपका एडवर्ड वाला है और ये आपका मिनेसोटा मल्टीफिजिक इन्वेंटरी वाला है। तो ये भी नहीं करता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कौन करता है आपका? ये करता है आपका थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट। ठीक है, जहाँ पे आपको कहानी वगैरह दिखाई जाती है उसके बारे में आपको बात करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए अगेन ये आपका रिपीटेड सवाल, कई बार देखिए आपसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2016 में ही पूछ लिया था आपसे ये, और आज भी किसी किसी एग्जाम्स में ये जो है घिसा पिटा सवाल आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है आफ्टर द इलेक्शन अ साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूड द 250 पीपल टू नो देयर रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? फील्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, एक्स पोस्ट फैक्टो फील्ड रिसर्च या फिर साइकोमेट्रिक रिसर्च। एक मनोवैज्ञानिक ने चुनाव के बाद 250 लोगों का साक्षात्कार लेकर उनकी प्रतिक्रिया ली। यह किसका उदाहरण है? अभी आपके राजस्थान में चुनाव वगैरह हुआ, रिजल्ट वगैरह आया, इसके बाद अगर मान के चलिए 250 लोगों के साथ आप जो है आप ही जाके बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये किसके अंदर आएगा? क्या ये फील्ड रिसर्च के, सॉरी फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर आएगा? यहाँ पे कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्या ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर आएगा? क्या आपने 250 लोगों को प्रॉपरली लैबोरेटरी में बिठा के कर रहे हैं? तो ये दोनों ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ना ही ये क्षेत्रीय प्रयोग है, ना ही ये नियंत्रित प्रयोग है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या ये साइकोमेट्रिक रिसर्च है या फिर ये एक्स पोस्ट फैक्टो फील्ड रिसर्च है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ना ही आपका ये मनोनीत शोध है। ये किसके अंदर गिरेगा? ये गिरेगा आपके यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो फील्ड रिसर्च की बात करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? एक्स पोस्ट फैक्टो फील्ड रिसर्च। क्योंकि आपकी जो काम होना था, आपका जो चुनाव होना था, ठीक है, इलेक्शन थे, उनका रिएक्शन वगैरह जो है ऑलरेडी यहाँ पे उनका हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल वैसे स्पष्ट नहीं है कि किस बात का रिएक्शन चाह रहे थे, बट ठीक है, यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल लग रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 138। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल 137। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं अ साइंटिस्ट अनाउंसेस दैट हिज लेटेस्ट रिसर्च हैज चेंज्ड द वे ही थिंक्स अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ इट शुड बी स्टडीड। दिस फिनोमेना इज नोन एज थ्योरी, कंटेक्स्ट, पैराडिग्म या फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन। एक मनोवैज्ञानिक यह घोषणा करता है कि उसकी नवीनतम अनुसंधान से संसार के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन हुआ है और उससे कैसे अध्ययन किया जाना चाहिए, जना चाहिए या जाना चाहे, यह घटक जाना जाता है सिद्धांत, संदर्भ, पैराडाइम, मॉडल या फिर संक्रियात्मक परिभाषा। अब आपको ये तो मालूम है कि यहाँ पे कोई ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं है, यहाँ किसी चीज को डिफाइन नहीं कर रहा है वो, तो ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और ना ही यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, दैट इज लेटेस्ट रिसर्च हैज चेंज्ड द वे ही थिंक्स अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसी थ्योरी की बात भी नहीं हो रही है यहाँ पे आपकी, नहीं किसी कंटेक्स्ट की। यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? पैराडाइम की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, पैराडाइम मॉडल यहाँ पे हमको एक नया प्रकार का देखने को मिलता है। पहले सोच रहे थे बिहेवियरिज्म की अपनी अपनी बात कर रहे हैं, फिर साइकोएनालिसिस अपनी अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हर कोई चाह रहा था कि हम अलग प्रकार से सोचें, तो ये आपको इस प्रकार से अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, पैराडाइम जो यहाँ पर होता है। इसके बाद देखिए अगला जो है, जो सवाल है आपका 136, वो किसकी बात करता है?
इफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज वैलिडेटेड or correlated against the marks obtained in the previous examination, then the purpose to know, यदि एक बुद्धि परीक्षण की वैधता या सहसंबंध पूर्व परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के पक्ष में किया जाता है, तब उसका उद्देश्य ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना चाहता है वो? क्या वो ये वाली कौन सी वाली वैलिडिटी की जांच करना चाहता है वो, यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेडिक्टिव की तो बात है नहीं, भविष्य में कुछ जानना है नहीं उसको। ठीक है, कंस्ट्रक्ट में यहाँ कुछ बनाया है नहीं उसने, ऑलरेडी पहले से था। ना ही आपका क्राइटेरियन वाला बात होगी। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है कनकरेंट वैलिडिटी के बारे में, यानी कि समवर्ती वैधता उसको चाहता है। ठीक है, इफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज validated or correlated against the marks obtained in the previous examination, पहले से उसने एग्जाम दिया हुआ है, उसके आधार पर इसको क्या कर रहे हैं, तुरंत के तुरंत इसको माप रहे हैं। तो ये किसके अंदर गिरता है? ये गिरेगा आपके कंकरेंट वैलिडिटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, कंकरेंट वैलिडिटी। इसके बाद देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछता है? अगला सवाल पूछता है, देखिए आपके जो सवाल हैं कितने 50-50 मार्क्स के हैं, 0.5 मार्क्स के हैं, इसलिए थोड़े से इजी। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप एग्जाम में बैठे हैं अगली बार, तो आपको ध्यान देना है किसके ऊपर? आपको ध्यान देना है एक्यूरेसी के ऊपर। ठीक है, कि आसान सवाल आपसे बिल्कुल भी गलत ना हो, तो अदरवाइज आप नेगेटिव मार्किंग वगैरह में जा सकते हैं। ओके, a person's mood, quality of performance and body temperature are all example of dash because each process changes with different time and conditions। ठीक है, एक व्यक्ति की मनोदशा, निष्पादन की गुणवत्ता, शरीर का तापक्रम, यह सभी उदाहरण किसके हैं? क्योंकि प्रत्येक की प्रक्रिया में परिवर्तन समय एवं स्थिति के अनुसार होता है। तो जो भी चीज समय और स्थिति के अनुसार चेंजेस हो रही है, क्या वो कोई बायस होगा, क्या वो कोई इवेंट होगा, क्या वो कोई हाइपोथेसिस होगा, क्या होगा वो होगा आपका यहाँ पर एक चर, एक वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अ पर्सन की मूड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अ पर्सन मूड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड बॉडीली टेम्परेचर आर ऑल एग्जांपल्स। अच्छा, मूड क्वालिटी होगा, फिर परफॉर्मेंस अलग से होगा। ठीक है, इसका उदाहरण है आपका मोस्ट सुटेबल, आपका लग रहा है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, वेरिएबल्स की यहाँ पे बात कर रहा होगा। ठीक है, ना ही ये कोई हाइपोथेसिस है कि अलग अलग समय पे अलग अलग होगा, ईच प्रोसेस चेंजेस द डिफरेंट टाइमिंग कंडीशंस, ये भी नहीं है। यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4, वेरिएबल्स की ये बात करता है। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं। 134 की बात करते हैं यहाँ पे। अ रिसर्चर डिजाइंस एन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक अभिकल्प बनाया गया है। ठीक है, टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन मेमोरी, वीडियो गेम खेलने से मेमोरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल? ओके, बता ही दिया है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? स्कोर्स ऑन मेमोरी टेस्ट, प्लेइंग वीडियो गेम, नंबर ऑफ स्पेयर आवर्स स्पेंट प्लेइंग वीडियो गेम्स, द टाइप ऑफ वीडियो गेम प्लेड। ठीक है, स्मृति परीक्षण पर प्राप्तांक क्या होगा? वीडियो गेम खेलना, वीडियो गेम खेलने में लगाए जाने वाले घंटों की संख्या, या फिर वीडियो गेम का प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल है, स्कोर्स ऑन मेमोरी टेस्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन मेमोरी। ठीक है, मेमोरी वाला हमको केवल एक ही देखने मिल रहा है, बाकी देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों ही वीडियो गेम की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये नहीं होगा। स्कोर्स ऑन मेमोरी टेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहा है। 133 पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है आपसे, एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ, कैन नॉट भी पूछ रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रायोगिक एवं अर्ध प्रायोगिक शोध में अंतर निम्नलिखित के आधार पर नहीं किया जा सकता। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टडीइंग कॉजल रिलेशनशिप, अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन आपके पास। स्वतंत्र चर घटा बढ़ाकर, प्रयोज्यों की प्रायोगिक स्थितियों में यादृच्छिक व्यवस्था, कार्यकरण संबंधों का अध्ययन करना, या फिर सामरूपिकीय विश्लेषण प्रयुक्त करना। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? उसको देने का प्रयास करें यहाँ पे नीचे आप कमेंट के अंदर। ठीक है, इसको कमेंट देने का प्रयास करें, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर 132 जो आपको दिया है। अगेन देखिए आपके ये नेट वगैरह के अंदर भी इस प्रकार सवाल जो है आपका ये रिपीट होता है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल टू फाइंड कॉजल रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट की बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट, फील्ड स्टडीज, सर्वेज, या फिर क्वासी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑप्शन दिए आपके पास 1 2 3 4, 3 2 4 1, 3 4 2 1, या फिर 1 3 2 4। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो रिसर्च मेथड्स आपके सामने दिए हैं इनको इंक्रीजिंग पोटेंशियल में देना है कि कैसा कॉजल रिलेशनशिप वो स्टेब्लिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कार्यकारिणी संबंधों का पता लगाने के लिए बढ़ती हुई शक्ति के साथ, मतलब फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ऐसा पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे। ऑप्शन आपके पास है एक्सपेरिमेंट, फील्ड स्टडीज, सर्वेज एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा कहाँ देखने मिलेगा आपको? सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर, ना कि आपको क्वासी एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसलिए आपको बोला है कि नीचे वाला आप उसको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हिंट दे दिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, बट स्टिल ठीक है। चलिए, सबसे आपको मालूम है एक्सपेरिमेंट तो आपको मालूम है सबसे लास्ट में आएगा, एलिमिनेट कर दिया आपने। अब आपको यहाँ पर देखना है कि 3 2 4 1 सही है या 3 4 2 1 सही है। ठीक है, थर्ड में क्या है, सर्वे सबसे पहले आएगा, सर्वे के बाद क्या आएंगी आपकी, देन सेकंड पे आपकी फील्ड स्टडीज आएंगी, थर्ड पे क्या आएगा आपका देन
क्वासी एक्सपेरिमेंटल आएगा और उसके बाद आपका आएगा एक्सपेरिमेंटल, यानी कि थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, 1, 3 2 4 1। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 2 4 1। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल क्या पूछ रहा है। अगला सवाल देख रहे हैं आप यहाँ पे रिसर्च से किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। अगेन देखिए साल 2016 है, बेसिक सा सवाल है अभी के हिसाब से। इफ एन एक्सपेरिमेंट if in an experiment neither the subject nor the experimenter knows which subject are in experimental group and which are in control, then the design is known as, but obvious सी बात है द्विअध अध्ययन की बात हो रही है। यदि एक प्रयोग में ना प्रयोगकर्ता और ना ही संबंधित व्यक्ति वह जानते हैं, तो यहाँ पे मतलब ना तो रिसर्चर को मालूम है कि कौन से समूह में है, कौन नियंत्रित में है, कौन है, और ना ही आपका सब्जेक्ट है उसको भी मालूम है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही जो है ब्लाइंड है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पर आपका आंसर डबल ब्लाइंड स्टडी की बात करता है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, आपके डबल ब्लाइंड स्टडी की बात कर रहा है। बड़े अजीब गरीब ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका डबल ब्लाइंड स्टडी। ना ही आपके रिसर्चर को मालूम है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ईजी कौन सा है और सीजी कौन सा है, और ना ही इसको मालूम है कि मैं किसके अंदर हूँ, एक्सपेरिमेंटल में हूँ या फिर कंट्रोल के अंदर हूँ। ये सिचुएशन हमको जहाँ देखने मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी। और जहाँ पे सब्जेक्ट को मालूम रहता है, सब्जेक्ट को मालूम नहीं रहता है, रिसर्चर को मालूम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगल ब्लाइंड स्टडी आपकी। ठीक है, एकल अंध अध्ययन की वहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहा है। अगला सवाल पूछ रहा है, a researcher wishes to study the effect of frequent change of residence on the school achievement of children. What kind of research design is most appropriate? एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि बार बार आवास परिवर्तन का प्रभाव बच्चों की स्कूली उपलब्धि पर क्या पड़ता है। इस प्रकार के अध्ययन में किस प्रकार का शोध अभिकल्प सर्वाधिक उचित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास पूर्व परीक्षण, पश्चात परीक्षण अभिरूप, प्री टेस्ट पोस्ट डिजाइन की बात हो रही है, फिर फैक्टर एनालिसिस की बात हो रही है, फिर लॉन्गिट्यूडनल की बात हो रही है, या फिर कोरिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो मोस्ट सुटेबल क्या कर सकता है यहाँ पे, वो पूर्व परीक्षण पश्चात परीक्षण अभिरूप कर सकता है। ना ही देखिए कोई एफए की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्टर वगैरह नहीं है उनके पास। ठीक है, तो इसकी तो बात नहीं है एफए की। फिर यहाँ देखिए लॉन्गिट्यूडनल में बहुत समय चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। कोरिलेशन वो लगा सकता है, मे बी मे नॉट बी। ठीक है, कोरिलेशन ही कहना चाह रहे होंगे यहाँ पे, कालानुक्रमिक भी नहीं होगा क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा, कई साल चले जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट सुटेबल क्या लग सकता है यहाँ पे आपका, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन वो यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाता है। 2 एंड 3 तो कहीं से भी नहीं आ रहे हैं, 2 एंड 3 तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड और फोर्थ में से आपका जो मोस्ट सुटेबल है वो आपका 1 जा रहा है। ठीक है, ओके, ये था आपका सवाल नंबर 130। इसके बाद देखते हैं आपका 129। अब यहाँ पे देखिए सैम्पलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय 1 2 3 4। प्रतिचयन त्रुटि को निम्नलिखित द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन क्या क्या आपके पास है, इंक्रीजिंग बोथ सैम्पलिंग साइज एंड वेरिएंस, reducing sample size and increasing variance, increasing sample size and reducing variance, reducing both sample size and variance। आपको ये तो मालूम है कि प्रतिचयन त्रुटि को निम्नांकित द्वारा कम किया जा सकता है। आपको क्या करना होगा, दोनों चीजें आपको यहाँ पर इंक्रीज करनी होगी। ठीक है, सैंपल साइज भी आपको जो है इंक्रीज करना होगा और वेरिएंस भी उनके बीच आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीजिंग बोथ सैंपल साइज एंड वेरिएंस। यहाँ पे प्रतिदर्श के आकार एवं प्रसरण दोनों को बढ़ाकर। ठीक है, जैसे आपका सैंपल बढ़ता जाएगा आपको वेरिएंस भी यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, ना घटाने की तो बात ही नहीं करेंगे, रिड्यूस इंक्रीज की यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। सेकंड और थर्ड देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, और रिड्यूस तो हमको करना है नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है, सैम्पलिंग एरर को जो है हमारा उसको हमको यहाँ पर रिड्यूस करना हमारा एम हो चुका है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 128 और आज का लास्ट सवाल। यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, बात कर रहे हैं आपकी ओसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में। ठीक है, तो स्केलिंग वगैरह भी आपको जो है पढ़ के जानी है। एसेस द सिमेंटिक डिमेंशन ऑफ किसका करते हैं, इवोल्यूशन पोटेंसी, पोटेंसी इवोल्यूशन एक्टिविटी, एक्टिविटी या फिर इवोल्यूशन पोटेंसी एक्टिविटी, किसकी करते हैं, तीनों की करते हैं। इवोल्यूशन पोटेंसी एंड एक्टिविटी दिया था आपको ऑसगुड सिमेंटिक ने, मतलब ऑसगुड ने दिया था सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के नाम से। ठीक है, शब्दार्थ विभेदक मापनी जो है किन विभागों का निर्धारण करती है, मूल्यांकन का, शक्ति का, क्रिया का। ठीक है, इन तीनों को करती है। बीच में आप एक कंसेप्ट रखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से बनती है और उसको फिर आपको यहाँ पर देना होता है, हाई लो, स्पीड, स्लो, फास्ट, गुड, बैड, उस प्रकार से यहाँ पे आप इसको करते हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन, शक्ति, क्रिया, इवोल्यूशन पोटेंशियल एक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो इसी के साथ आपका ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का साइकोलॉजी का जो आपका पेपर 1 है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका यहाँ पे आपका ये जो सेकंड पार्ट है ये यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट के अंदर, बात करेंगे आपसे और आगे के क्वेश्चंस के बारे में। एंड जिस सवाल का आपको बोला है नीचे आपको कमेंट डाउन बिलो करना है, उसका आप यहाँ पे सही आंसर देने का ट्राई कर सकते हैं। राइट, ओके, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए इसको और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।
you very much. Have a nice day ahead.